ज़ैपोरिज़िया को लेकर IAEA ने बड़ा अलर्ट दिया है, किसी भी वक्त परमाणु हमला हो सकता है। यूएन ने भी ज़ैपोरिज़िया को लेकर चिंता जताई है। आखिर ज़ैपोरिज़िया में हो क्या रहा है? ज़ैपोरिज़िया में क्या कुछ अंदर खाने ऐसा घट चुका है या घट रहा है जिसके बारे में दुनिया को अभी पुख्ता कोई जानकारी नहीं है? आइए जरा बिग वॉल पर आपको इस बारे में दिखाते हैं क्या हो रहा है ज़ैपोरिज़िया में। क्या ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई बड़ी तबाही आने वाली है, इसलिए रूस वहां से लोगों को निकाल रहा है? ये तस्वीरें देखिए, ये कैसे यहां पर बसेस दिख रही हैं आपको। इतनी बसेस आपको अमूमन नहीं दिखती हैं वॉर जोन में। वहां जहां पर इतनी बड़ी वॉर चल रही हो वहां पर इस तरह से बसों का दिखना क्या बताता है? ज़ैपोरिज़िया से इस तरह से बसें लगाकर लोगों को क्यों निकाला जा रहा है? क्या रूस के पास कोई इंफॉर्मेशन है? बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं क्या तबाही आने वाली है ज़ैपोरिज़िया में। बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं आखिर हो क्या रहा है। आप देखिए खबर क्या है, ज़ैपोरिज़िया से लोगों का बड़ा पलायन हो रहा है। वजह क्या है? दो खबरें हैं। पहली खबर, रेडिएशन लीक की आशंका है, बड़ा परमाणु हादसा संभव है, इसको लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं। खबर नंबर दो क्या है, यूक्रेन यहां पर बड़ा हमला कर सकता है, रूस ने यह दावा किया है। अगर आपको याद होगा तो इसी शो में हमने बताया था कि अपना बड़ा काउंटर ऑफेंसिव ज़ैपोरिज़िया में प्लान किया है यूक्रेन ने। अब अगर न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन लीक हुआ तो क्या होगा? न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट हो सकता है, पूरे यूरोप में परमाणु तबाही का खतरा समझिए मंडरा रहा है। रेडिएशन से लाखों लोगों के मरने की आशंका वहां पर जताई जा रही है और रेडिएशन को रोकना आसान नहीं होगा, यह भी समझिए आप। और इसके हमारे पास कई उदाहरण हैं दुनिया के सामने। अब चेरनोबिल हादसा क्या था? चेरनोबिल हादसा जो हुआ था उससे भी 10 गुना ज्यादा तबाही की आशंका ज़ैपोरिज़िया में बताई जा रही है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर फिलहाल रूस का कब्जा है। IAEA ने प्लांट की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। ज़ैपोरिज़िया में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। चेरनोबिल हम दिखा देंगे आपको ग्राफिक्स में। अब अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, चेरनोबिल के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन एवीएम श्रीवास्तव, क्या आपको लगता है कि अगर ये जो खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, क्या आपको लगता है ये खबर लगातार दबी जुबान जिसकी चर्चा अब दुनिया भर में होने लग गई है, क्या अगर ऐसा हो गया तो ये क्या युद्ध का सबसे खतरनाक समय होगा? और सचमुच में युद्ध का सबसे खतरनाक समय होगा अगर ये चीज़ हो जाती है। लेकिन अभी मैं ये मान के चलूंगा, ये खबर नंबर 2 जो आपने बताई थी कि ये आशंका की वजह से कि वहाँ यूक्रेन हमला कर सकता है, उसकी वजह से लोगों को हटाया जा रहा है। क्योंकि इस हमले की आपने सुना होगा, मीडिया में पिछले कई हफ्तों से चर्चा हो रही है। तो प्रिकॉशनरी मेजर हो सकता है। रेडिएशन लीक अगर वहाँ शुरू हो गया है, सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और वहाँ पर वो चलते हुए न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे, उनको शट डाउन किया गया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी तबाही होगी, चेरनोबिल से कई गुना ज्यादा। आपने 10 गुना बोली है, उससे भी ज्यादा हो सकती है। आपने चेरनोबिल का जिक्र आपने भी किया है, चेरनोबिल की बात हम भी कर रहे हैं, तो बिना वक्त गवाए जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें चेरनोबिल क्या था। चेरनोबिल पार्ट 2 की हम बात क्यों कर रहे हैं, जल्दी से आपको बताते हैं और फिर अपने दूसरे मेहमानों के पास इसी खबर पर जाते हैं। देखिए 36 साल पहले क्या हुआ था। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में हादसा हुआ था जो कि यूक्रेन में ही है। 26 अप्रैल 1986 को वहां प्लांट में धमाका हुआ, रिएक्टर टेस्ट के दौरान ब्लास्ट हुआ। धमाके में रिएक्टर की छत उड़ गई थी। वहां पर धमाके में 30 लोगों की मौत हो गई, 4000 लोगों की रेडिएशन से मौत हो गई। रेडिएशन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां वहां पैदा हो गई। रेडिएशन से करीब 50 लाख लोग प्रभावित हुए। आज भी हवा में जानलेवा रेडिएशन उसके आसपास मौजूद है। 20,000 साल तक रेडिएशन का खतरा रहेगा, यह कहा जा रहा है। मैं जल्दी से आपके पास आऊंगा कमोडोर सिंह, आपको क्या लगता है? एवीएम श्रीवास्तव जो कह रहे हैं, क्या आप भी उसी बात से सहमत हैं कि यह सब कुछ यूक्रेन के हमले को देखते हुए किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मगर मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहता हूं जो एयर मार्शल श्रीवास्तव ने कहा है, वो ये है कि हो सकता है कि रशिया भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इसके ऊपर अटैक कर दे। मगर मैं समझता हूं कि यूक्रेन नहीं करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो यूक्रेन को होने वाला है, उसके लोग मरने वाले हैं। और अगर ये होता है तो सारे रीजन में होगा, ऐसी बात नहीं कि यूरोप में सिर्फ होगा, रशिया के अंदर भी होगा। तो ये एक मैं समझता हूं कि ऐसी सिचुएशन कैच 22 वाली है कि अगर यहाँ पे रेडिएशन लीक, ठीक है, मैं इस खबर को और बदलता हूं, फिर इस खबर को और बदलता हूं। मैं आ रहा हूं एवीएम श्रीवास्तव, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं एम्बेसडर मल्होत्रा आपके पास आ रहा हूं। एम्बेसडर मल्होत्रा, तो फिर क्या दुनिया भर को, इंक्लूडिंग नेटो, इंक्लूडिंग रशिया, इंक्लूडिंग वर्ल्ड फ्रेटर्निटी, क्या अब सबको इस बात को लेकर चिंता करनी चाहिए कि ज़ैपोरिज़िया को अब इस वॉर जोन में सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है?
हाँ बिल्कुल गौरव, पहले दिन से ही जो है ज़पोरिशिया में अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो इस बात को लेकर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो कंसर्न्ड है। और मैं मानता हूँ कि ना रशिया ना यूक्रेन अपनी तरफ से कोई ऐसी बात करेंगे या अटैक करेंगे, लेकिन न्यूक्लियर एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बिल्कुल नकारा नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने महीने हो जाने के बावजूद जो IAEA के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका जो प्रपोजल है कि एक डीमार्केटेड डीमिलिटराइज जोन इसके चारों तरफ क्रिएट किया जाए, उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही है। ठीक है, और ये पूरी दुनिया जानती है। ठीक है पीसीआर, वो जो ऊपर हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं उसको प्लीज चेंज करके ज़पोरिज़िया वाली भी प्लेट आप जरूर यहां पर दिखाइए। ज़पोरिज़िया के बारे में क्या खबर हम दिखा रहे हैं, एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम ग्राफिक्स में दिखाते रहेंगे। लेकिन सर मैं आपके पास आ रहा हूं, AVM श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। जी सर प्लीज। जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात हो रही है वो भी अपने आप में हो सकता है, लेकिन ये जैसा कि अभी हमारे पैनलिस्ट ने बोला है, ये दोनों के लिए बड़ा खतरनाक होगा। नेचुरली यूक्रेन के लिए और यूरोप के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि जो नॉर्मल विंड डायरेक्शन रहती है वो ईस्ट टू वेस्ट रहती है। उसको लेते हुए अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियर रेडिएशन मोस्टली ट्रेवल कर जाएगा वेस्ट की तरफ, वो पूरे स्वाद कर लेगा पूरे यूरोप को। तो मेरे ख्याल से डीमिलिटराइज जोन जो स्टैब्लिश करने की बात हो रही थी IAEA की तरफ से, उसका होना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी हाल में जो खबरें आई हैं, यूक्रेन ने कहा है कि हम ज़पोरिज़िया के लिए अच्छी लड़ाई लड़ेंगे और हमारा ऑफेंसिव वहां से होगा। इस बात को अगर आप ध्यान में रखें तो शायद आप डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, इन बसेस के जो विजुअल्स हैं उनको आप उससे जोड़ सकते हैं। उससे जोड़ना चाहेंगे, उससे जोड़ना भी फायदेमंद भी है, क्योंकि वो छोटा खतरा होगा उस परमाणु लीक, रेडिएशन लीक के खतरे से। और जो आपने पहले एक बात पूछी उसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा मैं। जिस तरीके का एयर डिफेंस वहां पर है अभी यूक्रेन में, उसकी इतनी डेप्थ नहीं है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल जो आप बार बार दिखा रहे हैं उसको रियली इफेक्टिवली काउंटरमैंड कर सके। ये नहीं है, क्योंकि आप देखिए उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है। ठीक है सर, उस पर आते हैं। बाखमुत से एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो आया है। ज़पोरिज़िया में जो हो रहा है वो तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बाखमुत की खबर जरा समझिए। रूसी हमलों में पूरा शहर खंडर बन गया है। बाखमुत में हर तरफ धुआं ही धुआं दिखा है। ये विजुअल डराने वाले हैं, अलर्ट करने वाले हैं, इस जंग की विभीषिका के बारे में आपको एहसास दिलाने वाले हैं। वीडियो में सुनाई दी है धमाकों की आवाज, ये धमाकों की आवाज भी सुनिए और ये धुआं देखिए। ये कोई खंडहर का जंगल नहीं है, ये कोई कंक्रीट का तबाह हुआ जंगल नहीं है, ये एक हंसता खेलता शहर था
जिसको रूस और यूक्रेन की इस जंग ने कुछ इस तरह से खंडहर में तब्दील कर दिया है। आइए जरा बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं, बाखमुत की तस्वीरें आपको दिखाते हैं और समझिए आप बाखमुत में क्या रूस और यूक्रेन की जंग के बाद परिणाम सामने आए हैं। ये देखिए, ये शहर का एक एरियल व्यू है। आप देख सकते हैं, किसी भी शहर में आप देखिए, आप इंडिया में भी आपको ऐसी तस्वीरें दिख जाएंगी, लेकिन इस तरह की तस्वीरें नहीं दिखेंगी जो तबाही की तस्वीरें हैं। और यही बाखमुत की जंग का इस वक्त का जीता जागता सबूत है। ये धुआं निकलता हुआ इमारतों से, ये खंडहर बनी इमारतें बताती हैं कि बाखमुत में क्या कुछ हुआ है, और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बाखमुत को लेकर मैं और बात करूंगा, लेकिन पहले देखिए खबर आ रही है, ये खबर दिखा देता हूं मैं आपको। वॉर जोन में यूक्रेनी हॉवित्जर का एक्शन अब आपको दिखा देते हैं। रूसी ठिकानों पर जोरदार गोलाबारी हुई है, वहां पर धमाकों से गूंजा है बाखमुत का इलाका, यह भी आप देख सकते हैं। जल्दी से एक और बड़ी खबर, और यह खबर आपको अमेरिका के ड्रोन और रूस के फाइटर जेट्स की जो आपस में फाइट हुई थी उसके बारे में याद दिलाएगी। ब्लैक सी में आमने सामने आ गए रूस और पोलैंड के फाइटर जेट्स। बिल्कुल 5 मीटर की दूरी रह गई थी दोनों में। दोनों के फाइटर प्लेन बेहद पास से गुजरे। पोलैंड का फाइटर प्लेन बाल बाल बच गया। पोलैंड के फाइटर प्लेन का जो पायलट था वो अपना नियंत्रण लगभग खो बैठा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसने किसी तरह कंट्रोल हासिल किया। मात्र 5 मिनट का दोनों के बीच फासला था, वरना कुछ भी हो सकता था। मैं जल्दी से, क्योंकि एवीएम श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस होगा इन फाइटर जेट्स को लेकर। सर ये बताइए, हमने वो देखा था कैसे एक खबर आई थी कि ब्लैक सी के ऊपर ही, ये भी ब्लैक सी के ऊपर हुआ है, जहां अमेरिका का एक ड्रोन आता है, वहां पर रूस का फाइटर जेट ऐसे मैन्यूवरिंग करता है कि वो ड्रोन नीचे गिर जाता है। सेम पोलैंड के साथ होने वाला था। ये क्या होता है सर, और ऐसा रशिया जो करता है, इसको लेकर कैसे आप इसको देखते हैं? इस मुद्दे के बाद गौरव ये है कि रशिया ब्लैक सी के ऊपर, जब भी नाटो का भी आपने देखा तो यूएस का जब ड्रोन आया था, इन्होंने असर्ट किया कि ये एरिया हमारा है क्योंकि क्रीमिया को हम अपना मानते हैं, उसको लेके चलते हैं। तो ब्लैक सी के उस इलाके में जो वो जोन बनता है वो उनका बनता है, तो उसमें वो अपने को असर्ट करते हैं, और कोई भी जो उसमें एयरक्राफ्ट आता है या एयर इंट्रूजन होता है किसी तरह का, उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। ये उसी की एक प्रक्रिया है। जो आपने बोला कि 5 मीटर तक गए, उन्होंने इफेक्टिवली अटैक नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक मैसेज दिया, यू गो अवे फ्रॉम हियर। ठीक है, वो मैसेज ये दे रहे हैं कि हम कुछ भी करेंगे, अगर तुम हमारे इलाके में आए, खासकर ब्लैक सी वो हमारा इलाका है और यहां पर आप नहीं आ सकते, खासकर नेटो के जो ड्रोन हो या प्लेन।